So hi, I am Rishudit, and in today's video we are going to discuss the process of recruitment. रिक्रूटमेंट क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, इन सब पे हम बात कर चुके हैं इन लास्ट 2-3 वीडियोस. नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द प्रोसेस कि रिक्रूटमेंट को एग्जैक्टली किया कैसे जाता है, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर उसका रहेगा, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी अदर कॉन्सेप्ट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, then you may just go and check out the link of this playlist in the description box below. And starting from this, तो रिक्रूटमेंट को अगर आप एज ए टॉपिक कंप्लीट पूरा रिक्रूटमेंट ही समझना चाहते हैं, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि एटलीस्ट रिक्रूटमेंट को तो आप कंप्लीट कर ही लें. तो ये 4 से 5 वीडियोज़ में पूरा मैंने कर दिया है रिक्रूटमेंट को कवर, तो वो आपको इस प्लेलिस्ट पे जाके मिल जाएगा. आज की इस वीडियो में बात करते हैं प्रोसेस पे. तो ये आपका बेसिकली प्रोसेस रहता है रिक्रूटमेंट का. इसमें देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब रिक्रूटमेंट होता क्या है अगर मैं आपको ब्रीफ करूँ तो, रिक्रूटमेंट में आप जो भी जॉब के लिए हायर करना है आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके लिए जितने भी डिफरेंट डिफरेंट लोग अवेलेबल हैं आपकी मार्केट में, रिलेवेंट लोगों को, ठीक है ना, कि लोग तो बहुत सारे हैं जो जॉब सीख कर रहे हैं, जो कि सिर्फ रेलेवेंट और क्वालिफाइड लोग हैं जो आपको जॉब पे चाहिए हैं, उतने लोगों का मैक्सिमम जो है एप्लीकेंट्स का पूल आपको क्रिएट करना है. अब इन सब में से कोई एक पर्सन को सेलेक्ट किया जाएगा, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन. ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन. तो सिलेक्शन पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिक्रूटमेंट. तो रिक्रूटमेंट सिर्फ आपका क्या है, इन सभी को इकट्ठा करना. अभी आपको प्रोसेस से और अच्छे से समझ आ जाएगा. देखो, सबसे पहले आप जो भी एचआरपी करते हो, एचआरपी, जॉब एनालिसिस, इन सब पे मेरा पहले वीडियोस आ चुके हैं, तो पूरा कवर कर चुकी हूँ मैं इन दोनों टॉपिक्स को. तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अगर आपने समझा है, तो उसमें हम करते क्या है, जॉब की वैकेंसीज को डिटरमाइन करते हैं कि क्या क्या कितने लोग चाहिए हैं, किस टाइप के लोग चाहिए हैं हमें, कितनी जॉब्स वेकेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो ये जो भी जॉब वैकेंसीज अभी हमने डिटरमाइन कर ली, एक तो ये, इससे हम रिक्रूटमेंट प्लानिंग करेंगे इसको यूज़ करके. दूसरा, जो आपका जॉब एनालिसिस का डेटा है, जॉब एनालिसिस का डेटा क्या होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है. यही दोनों चीज़ें मिलते हैं ना हमें जॉब एनालिसिस से. जॉब को एनालाइज करके हम ये पता लगा लेंगे कि जॉब में क्या क्या काम करने रहेंगे एम्प्लॉय को, और किस किस टाइप के लोग हमें चाहिए. ठीक है, क्या स्पेसिफिकेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए. तो उससे हमने एक एम्प्लॉय एक्विजिशन फॉर्म बना लिया, ठीक है, जिसमें हमने पूरा एम्प्लॉय के बारे में जो भी रिक्वायर्ड है वो सब नोट डाउन कर दिया. तो अब ये जो जॉब एनालिसिस का डेटा है और एचआरपी का डेटा है, इन दोनों को मिलके क्या किया जाएगा, रिक्रूटमेंट प्लानिंग की जाएगी. उसमें हम फर्दर वही चीज़ें डिसाइड करेंगे कि हाउ मैनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डू वी नीड, एंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू वी नीड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब. ठीक है, तो रिक्रूटमेंट की प्लानिंग एक बार हो गई. उसके बाद हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट. हम स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं. स्ट्रैटेजी क्या क्या बनाएंगे कि कहाँ से वो लोग आएंगे, कैसे वो लोग आएंगे, क्या क्या मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी, किस किस टाइम पे वो सब काम किए जाएंगे. तो जो भी आपके WH फैमिली क्वेश्चंस होते हैं, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाट, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम किस में डिसाइड करते हैं, इन सब स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज़ को स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट के स्टेप पे. अब उसके बाद इससे रिजल्ट हमें क्या मिला, अब देखिए, ये आप अगर आप नोटिस करें तो जितने भी आपके जो स्क्वेयर्स हैं वो सब आपके क्या हैं, स्क्वायर में जो भी चीज़ें हैं वो आपके प्रोसेस के स्टेप्स हैं. और जो भी आपको सर्कुलर फॉर्म में देखने को मिलेंगे, सर्कल्स आपके सब रिजल्ट्स हैं. ठीक है, उससे आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिला है वो है. तो स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करके आपको मिला क्या, एप्लीकेंट पॉपुलेशन. क्या मिला, एप्लीकेंट्स की पॉपुलेशन. अभी हमारा एप्लीकेंट का पूल क्रिएट नहीं हुआ, एप्लीकेंट का पूल तो यहाँ पे जाके क्रिएट होगा. अभी सिर्फ हमें एप्लीकेंट्स की पॉपुलेशन पता चलेगी. एप्लीकेंट की पॉपुलेशन का क्या मतलब है, ध्यान से समझिए. देखिए, एप्लीकेंट्स कौन है, जो जो रेलेवेंट लोग होंगे, जो भी रेलेवेंट जॉब सीकर्स हैं जो आपकी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे फाइनली. तो अब उनकी पॉपुलेशन क्या है, मतलब किन लोगों में जाके सर्च करें हम. जैसे सपोज आपकी जॉब है इंजीनियर की, ठीक है, इंजीनियर की जॉब के लिए अगर आप लोग ढूंढ रहे हो, तो आपको पता चल गया कि उसके लिए पॉपुलेशन कौन होगा, जो भी बीटेक एमबीए हैं या बीटेक्स हैं, या जितने भी मतलब टेक्निकलिटी में जितने भी टाइप ऑफ कोर्सेज या आपके अवेलेबल मार्केट्स हैं जहाँ पे आपको टेक्नीशियंस या टेक्निकल लोग मिल सकते हैं, वो सब आपके क्या है, एप्लीकेंट पॉपुलेशन. सिमिलरली अगर आपको फिनेंस से रिलेटेड, फिनेंशियल एनालिस्ट या सीए से रिलेटेड कोई भी जॉब के लिए इंसान चाहिए, तो उसके लिए आपकी रेलेवेंट मार्केट या रेलेवेंट पॉपुलेशन क्या होगी, जितनी भी फिनेंस से रिलेटेड है, जो भी सीए, सीएफएस, सीएमएस किए हुए लोग हैं, उन सबको जाके आप टैप करोगे. तो एप्लीकेंट्स का पॉपुलेशन आपको यहाँ पे पता चल जाता है.
उसके बाद आप क्या करते हैं, अब फाइनली रिक्रूटमेंट का काम स्टार्ट होता है आपका, विच इज़ द सर्चिंग। ठीक है, आप सर्च करना स्टार्ट करते हो। रिक्रूटमेंट में यही तो करते हो ना, बेसिकली आप लोगों को सर्च करते हो। सिलेक्शन का काम तो सिलेक्शन में जाके स्टार्ट होगा, इंटरव्यूज, जीडीज, जो भी आपके मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो सब तो हम सिलेक्शन में पढ़ेंगे। अभी रिक्रूटमेंट में आप सर्च ही तो कर रहे हो ना, लोगों को इकट्ठा कर रहे हो कि कौन कौन से लोग सूटेबल हैं जिसमें से हम सेलेक्ट करें। तो सर्चिंग में आप दो काम करते हो। एक तो सेल करते हो अपनी जॉब को। जॉब को सेल करने का क्या मतलब है कि आप कितना बेटर तरीके से अपनी जॉब को कन्वे कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो लोगों को कि हम आप हमारी कंपनी में आइए, आपको इतना अच्छा एक जॉब मिलेगा, उस पे अच्छे ही आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, अच्छी सैलरी पैकेजेस मिलेंगे, अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलेंगी। तो आप अपनी पूरी आप सिर्फ जॉब को सेल नहीं करते हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेल करते हो। क्योंकि एक इंसान तभी तो अप्लाई करेगा, तभी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, तब जब उसको सब कुछ बहुत फाइन लगेगा, एक अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो एक तो आप सेल करते हो थ्रू मैसेज एंड मीडिया, और दूसरा आप सर्च करना स्टार्ट कर देते हो थ्रू वेरियस सर्चिंग टूल्स एंड टेक्निक्स एंड मेथड्स, जो जो भी अब हम कमिंग वीडियोस में रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे। अब ये सर्चिंग करके आपको अब रिजल्ट क्या मिला, सर्कल में जो आप देखेंगे, एप्लीकेंट पूल। ओके, अब एप्लीकेंट्स का पूल यहाँ पे क्रिएट हो गया। सर्च करके आपने वो सारे लोग निकाल लिए मार्केट से, जो जो रिलेवेंट हैं, जो जो सूटेबल हैं आपकी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये एप्लीकेंट्स का एक पूल जो है वो पूरा क्रिएट हो गया। अब इसमें से आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगी, स्क्रीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट यू विल डू द स्क्रीनिंग। यू कैन कीप इट इन द स्क्वायर बॉक्स बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो स्क्रीनिंग में क्या होता है, अब देखो, वैसे तो मैंने आपको बोला कि सिलेक्शन से रिलेटेड सारे काम सिलेक्शन पार्ट में होंगे। ठीक है, लेकिन एक बेसिक स्क्रीनिंग, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग रिक्रूटमेंट में भी कर दी जाती है यूजुअली लास्ट में, ताकि सिर्फ रिलेवेंट लोग ही सिलेक्शन टीम तक जाएं। ऐसा ना हो कि एप्लीकेंट पूल जो क्रिएट हुआ, अब इसमें मुझे चाहिए था इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर की जॉब के लिए पर्सन चाहिए था, और हो रहा है ऐसा कि एप्लीकेंट पूल्स में से दो लोग फैशन डिजाइनर से रिलेटेड है ना, या दो लोग फिनेंस से रिलेटेड है। तो वो सिलेक्शन टीम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ना ही वो मेरे रिक्रूटमेंट का एक अच्छा रिजल्ट कहलाएगा। तो इसलिए एक बेसिक स्क्रीनिंग कर दी जाती है। उनके रिज्यूमेस को गो थ्रू कर सकते हैं आप, या एक बेसिक सा इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। उसमें आप फटाफट से ये पता लगा सकते हैं कि क्या एक्चुअली जो रिज्यूमे में लिखा हुआ है वो लोग रेलेवेंट है भी या नहीं जॉब के लिए। तो उसमें से जो भी आपके फालतू के लोग होंगे, जो कि नहीं सूटेबल हैं, अनसूटेबल लोग हैं, उनको आप वहीं के वहीं रिजेक्ट कर दो, ड्रॉप कर दो उनके रिज्यूमेस को, और सिर्फ अब जो पोटेंशियल हायर्स है वो निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनिंग का रिजल्ट सर्कल नेक्स्ट क्या हुआ, पोटेंशियल हायर्स। अब वो पोटेंशियल लोग कौन है जिनको हायर एक्चुअली किया जा सकता है, वो पोटेंशियल हायर्स आपने निकाल लिए, जो कि फाइनली जाएंगे सिलेक्शन टीम के पास। ठीक है, अब इन पोटेंशियल हायर्स को कहाँ सेंड किया जाएगा, सिलेक्शन टीम के पास। और एक लास्ट स्टेप आपका आ जाता है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल क्या करता है, अब ये जितने भी स्टेप्स हैं आपके, ये तो सब जॉब एनालिसिस और जॉब प्लानिंग है, तो इन दोनों को आप छोड़ दें। जितने भी आपके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड स्टेप्स हैं, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, सर्चिंग और स्क्रीनिंग, ये जितने भी स्टेप्स हैं, इन सबको इवैल्यूएट करना, कंट्रोल करना, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक आप कवर करोगे। ये किस में आ जाएगा, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में। तो ये डायग्रामेटिकली मैंने पूरा आपको प्रोसेस समझा दिया है। हालांकि आप इसको सिर्फ एक फिगर को डाल के एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, तो इसके लिए अब अपकमिंग आपके नोट्स रहेंगे कि एक एक पॉइंट को आपने कैसे कैसे एक्सप्लेन करना है। पर मैं हर पॉइंट पे बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। अब आपको शॉर्ट में मैं नोट्स के साथ फटाफट ये बता देती हूँ कि हर पॉइंट में आपने क्या डिटेल ऐड करनी है। सबसे पहला प्रोसेस में आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, रिक्रूटमेंट प्लानिंग। तो रिक्रूटमेंट प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा था, रिक्रूटमेंट प्लानिंग आपका ये वाला स्टेप था। इसमें आपने नंबर्स और टाइप्स, ये दो चीज डिसाइड करनी है कि नंबर ऑफ पीपल, कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन लोग वो होंगे जिनको आप कॉन्टैक्ट करोगे, और टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट्स कौन कौन से होंगे, मतलब टाइप ऑफ पीपल कौन कौन से होंगे जिनको आप जाके अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स में क्या कहते हैं कि organizations always plan to attract more applicants than they will hire। जितने हायर करने हैं ना ऑर्गेनाइजेशन को, अगर दो लोग हायर करने हैं तो उसके लिए उसे हो सकता है 2000 लोगों को, 2000 एप्लीकेंट्स को जाके कॉन्टैक्ट करना पड़े, अप्रोच करना पड़े। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन टू पोजीशन, जॉब टू जॉब। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आप मैनेजरियल पोजीशन के लिए हायर कर रहे हो तो उसके लिए दो पोजीशन के लिए 2000 लोगों को अप्रोच करोगे। नो, जितनी ज़्यादा बड़ी पोजीशन होती जाती है उतने ही कम एप्लीकेंट्स को आप अप्रोच करते हो, बट उस पर ईच एप्लीकेंट पे जो टाइम आप स्पेंड करते हो वो इंक्रीज हो जाता है आपका। ठीक है,
लेकिन जितनी लोअर लेवल जॉब्स होती है उसमें आपको इतने सारे एप्लीकेंट्स को अप्रोच करना पड़ता है, उसमें से कहीं जाके आपको थोड़े बहुत मिलते हैं। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा? तो इसके लिए कंपनीज क्या कैलकुलेट करती हैं? यील्ड रेशियोज। ठीक है, यील्ड रेशियोज आपके क्या होते हैं? दे एक्सप्रेस द रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकेंट इनपुट्स टू आउटपुट्स। अब ये क्या है, इसको एक फिगर की हेल्प से समझते हैं। देखिए, एप्लीकेंट्स का इनपुट क्या है कि इनिशियल जितने भी लोगों को आपने कांटेक्ट किया है या जितने भी इनिशियल एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई हैं, वो आपका क्या है? इनपुट है। और आउटपुट आपका क्या है? जितने भी ऑफर्स एक्सेप्ट हुए हैं, फाइनली जितने भी आपने जॉब ऑफर किए थे उसमें से जितने लोगों ने ऑफर को एक्सेप्ट किया है, जिन्होंने एक्चुअली ज्वाइन किया है कंपनी को, तो ये है आपका आउटपुट और ये है आपका इनपुट। तो इनपुट से लेके आउटपुट तक कितना क्या रेशो रहा, वो अब हम इसमें यील्ड रेशो में समझते हैं। जैसे देखो, 2000 लोगों को सपोज आपने इनिशियली कांटेक्ट किया था, उसमें से आपने स्क्रीनिंग की, तो इंटरव्यू को फाइनली आपने सिर्फ 200 को कॉल किया, कि उसमें से आपके 1800 जो रिज्यूमे थे वो स्क्रीनिंग करने पे आपको पता लगता है कि वो तो रेलेवेंट ही नहीं थे, तो उनको आपने रिजेक्ट कर दिया। 200 को आपने फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया। अब उन 200 में से 40 लोगों को आपने सिलेक्ट किया जिनको आप फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल करोगे, जिनका टॉप मैनेजमेंट के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। अब उन 40 में से 30 को फाइनली सेलेक्ट किया गया जिनको जॉब ऑफर किया। अब जरूरी नहीं है कि जितनों को जॉब ऑफर किया जाए वो सभी ज्वाइन कर लें, कंपनी को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि एक पर्सन प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एक टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी कंपनीज में उसका चल रहा होता है जॉब इंटरव्यू, तो उसको सपोज 2 या 3 जगह से जॉब ऑफर्स आ गए तो वो किसी एक को सेलेक्ट कर लेता है ना। तो ऑफर एक्सेप्ट जो फाइनली किया वो सिर्फ 20 लोगों ने किया। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला कि आपका वाई आर रेशो क्या है यहाँ पे? 100:1। मतलब 2000 एप्लीकेशन में से फाइनली सिर्फ 20 लोगों को आपने जॉब ऑफर किया है, एक्सेप्ट किया है 20 लोगों ने। तो इससे क्या पता चलता है? 100:1 इज योर वाई आर रेशो। दस इससे आपको फ्यूचर में और क्या पता चलता है कि अगर आपको 30 लोगों को हायर करना है, एक पर्सन को हायर करने के लिए आपको 100 को एप्लीकेंट्स को अप्रोच करना पड़ता है, तो अगर आपको 30 लोगों को हायर करना है तो इट मीन्स दैट आपको रिक्रूटमेंट का टारगेट क्या लेकर के चलना है? 3000। ओके, तो इस टाइप से नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स को आप डिसाइड करते हो। नेक्स्ट आपका जाता है टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट्स। तो टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि टाइप ऑफ पीपल कौन होंगे जिनको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ओपनिंग आई तो आप सिंपली मार्केट में निकले और आपने सबको इन्फॉर्म कर दिया, आपने खुला एडवर्टीजमेंट डाल दिया कि आओ, कोई भी आओ, इस जॉब पे आ जाओ। नहीं, अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि टाइप ऑफ पीपल कौन है जिनको आपको इन्फॉर्म करना है। ऐसे ही हर किसी को इन्फॉर्म नहीं करना। और वो किससे पता चलेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि क्वालिफिकेशंस नीडेड क्या है, एक्सपीरियंसेस नीडेड क्या है, उस जॉब के अंदर करना क्या है, टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इससे हमें पता चलेगा। वही सेम एग्जांपल्स है कि अगर आपको इंजीनियर की जॉब के लिए चाहिए तो तब आपको भी पता चलेगा कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या है उस जॉब के लिए, तो आप सिर्फ इंजीनियर्स की ही मार्केट को जाके टैप करोगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट और नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स आपको रिक्रूटमेंट प्लानिंग में पता चल गए। अब दूसरा स्टेप क्या आ जाता है प्रोसेस के अंदर? स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में जैसा हमने फिगर में भी, डायग्राम में भी पढ़ा था कि अब हम किस किस चीज़ों पे डिसाइड करेंगे, टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिफिकेशन क्या रहेंगी, कहाँ देखना है हमें लोगों को, कैसे ढूंढना है, कब ढूंढना है, ये सब चीजें अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका जाता है मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो उसे मेक करना है या उसे बाय करना है। जैसे प्रोडक्ट होता है ना, कि अगर आप एक कार मेकिंग कंपनी हो, कार बना रहे हो, तो उसके अंदर आप क्या डिसाइड करते हो कि आपको जो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक कार ऐसी तो बन नहीं जाएगी, उसके 10 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो आपको वो सारे पार्ट्स अपनी फैक्ट्री के अंदर रह के एक एक पार्ट को मैन्युफैक्चर करना है, बनाना है, या फिर आप उन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कहीं से हायर कर सकते हो। सिंपली किसी और ऑर्गेनाइजेशन से बना बनाया पार्ट ले लोगे, इंग्रेडिएंट्स को, कंपोनेंट्स को अलग अलग परचेज करोगे, एंड देन यू विल मेक द कंप्लीट कार। आपकी कंपनी जस्ट दिस कंपनी इज मेकिंग द कार। तो सिमिलरली प्रोडक्ट की बजाय यहाँ पे एम्प्लॉइज की बात हो रही है, ठीक है, पीपल की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपने दो डिसीजंस क्या क्या लेने हैं। वन इज यू कैन इधर मेक द एम्प्लॉइज। मेक द एम्प्लॉइज में क्या आ जाएगा कि आप लेस स्किल्ड पीपल को हायर करो, ठीक है, जिनमें बहुत ज्यादा क्वालिटीज नहीं है, बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं है, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। अब आप उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखोगे, छोटी पोजीशन पे रखोगे, आप उनको डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स दोगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दोगे, ऑफ द जॉब सेशंस दोगे, ठीक है, इन सब के थ्रू आप उसे एक फिर एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए रेडी करते हैं, ठीक है, उसको बनाते हैं, एक मैनेजर को आप रेडी करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड सेकेंड डिसीजन इज और यू कैन बाय स्ट्रेट अवे। उसमें आप सीधा सीधा
प्रोफेशनल्स को ही हायर करते हो, ठीक है, हाईली स्किल्ड वर्कर्स को ही हायर करते हो। तो इन दोनों में आपके प्रोज एंड कॉन्स क्या जाते हैं कि अगर आप हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को डायरेक्टली हायर कर रहे हो तो उसमें आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें कॉन्स क्या है कि अगर आपको सॉरी मेक में कॉन्स आपके क्या रहेंगे कि अगर आपको अर्जेंटली प्रोफेशनल्स को चाहिए, अर्जेंटली किसी पोजीशन पे, सपोज फिनेंस मैनेजर है या सीईओ की पोस्ट है, वो आपको अर्जेंटली फिल करनी है उस पोस्ट को, तो उसमें आप मेक का ऑप्शन बिल्कुल भी चूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सपोज 1 साल लग जाना है, 6 साल लग जाना है, तो उसके लिए आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप पहले किसी लेस स्किल्ड पर्सन को हायर करें, फिर आप उसको ओवर द टाइम डेवलप करें, ठीक है। तो ये आपका था मेक और बाय का डिसीजन। नेक्स्ट इज योर टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन। टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन क्या कहता है कि अब आपको ये चूज करना है कि आप मेथड्स एंड डिवाइसेस क्या यूज करेंगे रिक्रूटमेंट के अंदर, ओके। अब आप जैसे कि मैंने अभी लास्ट 2 वीडियोस में भी आपको समझाया कि रिक्रूटमेंट में इतना ज्यादा मॉडर्न ट्रेंड्स में अगर आप देखेंगे तो इतना एडवांसमेंट आ चुका है, इतनी इंटरनेट की टेक्नोलॉजीज आपके पास अवेलेबल हैं, इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिससे रिक्रूटमेंट पे आप कॉस्ट को काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं एंड इफेक्टिव रिक्रूटमेंट को लेकर के आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको अब ये चूज करना पड़ेगा कि आपका बजट कितना अफोर्ड कर पा रहा है, ठीक है। आपका बजट क्या कहता है, किस टाइप के मेथड्स, किस टाइप की सॉफ्टवेयर या डिवाइसेस को आप यूज कर सकते हैं, तो ये सब आप किस पार्ट में डिसाइड करेंगे, टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन में। नेक्स्ट इज वेयर टू लुक। नाउ नेक्स्ट थिंग इज वेयर टू लुक, कि आपको किस टाइप की मार्केट्स में जाके लोगों को ढूंढना है। अब आपके डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स डिफरेंट लेवल्स पे आ जाती हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है कि आपको अपने ही लोकल एरिया के अंदर लोगों को देखना है, या नेशनली देखना है, या इंटरनेशनली, मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपने कॉम्पोजिशन करना है वर्कफोर्स का, वो कुछ इस टाइप से करना है कि आप इंटरनेशनल कल्चर को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल स्किल्स को भी लेकर के आना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यूजुअली जो आपके एग्जीक्यूटिव या हायर लेवल पोजीशन रहती है ना, उसके लिए आप यूजुअली नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स को टैप करते हो। जो आपकी मिडिल लेवल पोजीशंस होती हैं, जैसे मिडिल लेवल मैनेजर्स आपके हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, उनके लिए यूजुअली रीजनल मार्केट्स इनफ रहती हैं। और जितने भी आपके लोअर लेवल के वर्कर्स हैं या लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए आप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती हैं ज्योग्राफीज में, वो लोकल मार्केट से ही उन लोगों को जो है हायर कर सकती हैं। नेक्स्ट इज नाउ हाउ टू लुक। अब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज आपके इस पॉइंट में आ जाते हैं कि रिक्रूटमेंट के लिए आपके एक्सटर्नल सोर्सेज भी हैं और इंटरनल। इंटरनल मतलब जो कंपनी के अंदर से ही आप लोगों को हायर कर सकते हो, और एक्सटर्नल जो है कंपनी के बाहर जाके आप लोगों को हायर करते हो। तो इंटरनल सोर्सेज में आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयज आ जाते हैं कि उन्हीं को ओवर टाइम वगैरह करा के उनसे करा लो। रिटायर्ड एम्प्लॉयज को आप री हायर कर सकते हो, प्रीवियस एप्लीकेंट्स का कोई डेटाबेस आपके पास पड़ा है उसको आप अप्रोच कर सकते हो, एम्प्लॉयज से रेफरेंसेज मांग सकते हो। तो ये सब आपके इंटरनल सोर्सेज हैं, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेज में आपके एडवर्टीजमेंट के थ्रू आ गया, कैंपस रिक्रूटमेंट आ गया, काफी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस या ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट्स होती हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, तो ये सब आपके क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है, ठीक है। एनीवेज मैं यहाँ पे आपको इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सो अपकमिंग जो वीडियो रहेगा दैट विल बी ऑन सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें हम हर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज को वन बाय वन काफी डिटेल में उसके प्रोज एंड कॉन्स सब चीजों को समझेंगे। सो स्टे ट्यून टू दैट वीडियो एज वेल। अभी के लिए मैंने आपको एक बार बता दिया कि आपको अपने पेपर में अगर आप इस प्रोसेस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर कितना डालना है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन टू लुक। अब व्हेन टू लुक में आप टाइमिंग पे फोकस करते हो। टाइमिंग कैसे आप डिटरमाइन करोगे, टाइम लैप्स डेटा, ये एक आपकी टर्म आ जाती है, आपकी एक टेक्निक आ जाती है जो आपकी काफी यूजफुल रहती है इन डिटरमाइनिंग द टाइमिंग्स। अब टाइमिंग्स को कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखिए अभी हमने वाई आर रेशो में ये एक चीज समझी थी कि यील्ड रेशोज को कैसे आप कैलकुलेट करते हो, तो उसी के थ्रू आप टाइमिंग्स को भी डिटरमाइन कर सकते हो। अब सपोज आपको इनिशियल कॉन्टैक्ट से इंटरव्यू तक जाने में टाइम लगे 30 डेज, फिर यहाँ जाने में लगे 20 डेज, फिर लगे 10 डेज, फिर जॉब ऑफर से ऑफर एक्सेप्टेंस तक जाने में लगे 5 डेज, और फाइनली उसको ज्वाइन करने में लगे 3 डेज। तो ये टोटल आप इसको काउंट कर लो, सपोज 68 डेज हैं आपके। अब आपको एक बार ये पता लग जाए कि इनिशियल कॉन्टैक्ट से जाके ऑफर एक्सेप्टेंस तक आपको 68 डेज का टाइम लग रहा है कम्प्लीटली, तो उससे आप अपनी टाइमिंग्स को बेटर प्लान कर सकते हो कि टाइम इलैप्सेस क्या क्या रह रहे हैं बिटवीन मेजर डिसीजन पॉइंट्स, ठीक है। एक एक डिसीजन पॉइंट के बीच बीच में कितना टाइम लग रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को जो है वो प्लान कर सकते हो रिक्रूटमेंट के अंदर।
तो ये तो थे आपके स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड प्लानिंग की चीजें। नेक्स्ट आपका आ जाता है सर्चिंग का स्टेप। थर्ड स्टेप इज योर सर्चिंग। तो वंस अ रिक्रूटिंग प्लान इज मेड एंड स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड, ये दोनों चीजें आपने कर ली, उसके बाद थर्ड स्टेप में आपका सर्च प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सर्च इन्वॉल्व करता है दो चीजें, सोर्स एक्टिवेशन एंड सेलिंग। सोर्स एक्टिवेशन क्या होता है कि देखिए जो भी आपका सर्च का काम है वो आपने एक्टिवेट करना है बेसिकली इन दिस स्टेप। तो वो कैसे होगा? बाय इश्यूएंस ऑफ एन एम्प्लॉय रिक्विजिशन। एम्प्लॉय रिक्विजिशन क्या होती है कि जो भी अब आपने डिसाइड किया, जो भी आपने प्लान किया कि एक एम्प्लॉय जो आपको चाहिए है, जो आपको हायर करना है, उसके अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, क्या एक्सपीरियंसेस रिक्वायर्ड है, ये जो भी चीजें हैं वो आपने सब एक रिटर्न डाल दी एक फॉर्म पे, ठीक है। अब जो भी आपके रिक्रूटमेंट के लोग हैं, जो भी रिक्रूटर्स हैं, जो रिक्रूटमेंट का काम कर रहे हैं, वो ऐसे ही तो स्टार्ट नहीं कर देंगे काम करना। आप उनको रिटर्न में कुछ देंगे, कुछ प्रूफ होगा, तभी वो अपना सर्च का काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी बजट या कॉस्ट होंगी वो इन्वॉल्व जो होंगी वो कौन हैंडल करेगा, ठीक है। तो this means that no actual recruiting takes place until the line managers have verified that a vacancy exists या it will exist। तो जब तक लाइन मैनेजर्स या जितने भी आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं वो एक रिटर्न फॉर्म पे सिग्नेचर देके ये वेरीफाई नहीं कर देते, कंफर्म नहीं कर देते कि देयर इज अ वैकेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन और देयर विल बी अ वैकेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन, तब तक एक्चुअली सर्चिंग का काम जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये सोर्स और सर्च का काम आपने एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद सेकेंड इशू क्या आ जाता है? कम्युनिकेशन का, टू सेल द जॉब, ठीक है। उसमें कम्युनिकेशन में दो चीजें क्या आ जाती हैं, एक तो एडवर्टीजमेंट मैसेज और एक मीडिया, ये दोनों आपने डिसाइड करने हैं। तो यूजुअली कंपनीज को क्या इशू आता है कि ऑन वन हैंड दे वांट टू डू एवरीथिंग टू अट्रैक्ट डिजायरेबल एप्लीकेंट्स। उनको लगता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा कंपनी के बारे में बता दो ताकि ज्यादा अच्छे से अच्छे लोग जो हैं, डिजायरेबल एप्लीकेंट्स जो हैं, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके अप्लाई करें। लेकिन दूसरा दिक्कत ये भी आती है कि दे मस्ट रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ ओवर सेलिंग देयर वर्च्यूज। इट शुड नॉट साउंड लाइक दे आर बोस्टिंग देयर प्रैक्टिसेस और देयर पॉलिसीज। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो ओवर सेल कर रहे हैं उनके वर्च्यूज को। तो इन सब में एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखना, इस तरीके से अपने एडवर्टीजमेंट मैसेज को फॉर्मुलेट करना, कंस्ट्रक्ट करना और एक राइट मीडिया को सिलेक्ट करना कि कौन सा मीडिया जो है वो सबसे सूटेबल रहेगा आपकी एडवर्टीजमेंट के लिए। सो दैट इज वेर यू डू द एडवर्टीजमेंट्स। अब ये तो तीनों स्टेप्स आपके हो गए मेन, जो सर्चिंग तक के स्टेप्स थे। अब लास्ट एक दो स्टेप आपके लास्ट के स्टेप आ जाते हैं। वन इज योर स्क्रीनिंग। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में या कुछ रिक्रूटर्स ऐसा भी करते हैं कि वंस दे हैव कलेक्टेड अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, तो उसके बाद वो स्क्रीनिंग भी कर देते हैं। एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कर दी जाती है, एक बेसिक सा जैसे रिज्यूमे से गो थ्रू वो कर लेते हैं और वो ये चेक कर सकते हैं कि क्या जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं वो सब रिलेवेंट है भी या नहीं हमारी जॉब ओपनिंग से। अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन है जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है या सूटेबल नहीं है हमारी ओपनिंग से, तो उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया जाता है एट दिस पॉइंट ओनली, सो दैट सिलेक्शन टीम को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ना आए। सो द पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग इज टू रिमूव फ्रॉम द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एन अर्ली स्टेज। शुरू में ही आप ऐसा कर देते हो दोज एप्लीकेंट्स हु आर विजिबली अनक्वालिफाइड फॉर द जॉब, जो सिंपली देख के ही पता चल रहा है कि वो आपकी जॉब के लिए क्वालिफाइड है ही नहीं। तो इसके लिए आप इंटरव्यूज भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपकी बहुत बड़ी पोजीशन है उसके लिए सपोज एप्लीकेशन ही 10 आई है, तो उसमें आप इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर सकते हो कि एक आप मोटा मोटा उनसे बात करके 15-20 मिनट ये पता लगा सकते हो कि क्या वो रेलेवेंट हैं इस जॉब के लिए या नहीं। और अगर बहुत लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन है आपके पास, सपोज 1000 है, 1500 है, इस टाइप से हैं, तो उसमें आप रिज्यूमे की स्क्रीनिंग कर सकते हो। रेफरेंस चेक भी किए जाते हैं स्क्रीनिंग के लिए, तो वो भी, ये सब रिक्रूटमेंट के जितने भी स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं, वो सब हम अपकमिंग वीडियोस में समझ लेंगे। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल इज योर लास्ट स्टेप, जो कि ऑलमोस्ट हर प्रोसेस में देखने को मिलता है, चाहे वो फिनेंस के अंदर है, चाहे एचआर के अंदर और कोई भी प्रोसेस है, सब में ये लास्ट स्टेप आपका जरूर होता है। तो इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में क्या होता है, बेसिकली जो भी अब आपका रिजल्ट निकल करके आया है, जो भी परफॉर्म किया है रिक्रूटर्स ने, उसको आप कंपेयर करते हो अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स, या जो भी उनको एक्सपेक्टेशन थी, जो उनको कन्वे किया गया था कि क्या आपको करना है, तो क्या जो उनको बोला गया था करने को और जो उन्होंने करके दिया है, क्या वो दोनों बेटर मैच हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
कैसे उसको इम्प्रूव करना है, उसको प्रॉपरली पूरा कंट्रोल किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है उसकी परफॉर्मेंस को इस स्टेप के अंदर। तो उसके लिए आप कैसे इवेल्युएट कर सकते हो, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है ऑन द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में आपने कितना कॉस्ट इनकर किया, कितना टाइम लगा आपको पूरे प्रोसेस में, या जो कैंडिडेट्स फाइनली आपने आप निकाल करके लेकर के आए आप, तो वो उनकी सूटेबिलिटी कितनी थी, क्या वो कैंडिडेट्स एक्चुअल में सूटेबल थे भी या नहीं। तो ये सब चीज़ें आपकी इवेल्युएट की जाएगी, रिव्यू की जाएगी, और तो ही आपका रिक्रूटमेंट का जो पूरा प्रोसेस है आप उसको इवेल्युएट कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। तो इवेल्युएशन की जो क्राइटेरियाज हैं वो आपके क्या क्या हो सकते हैं कि एप्लीकेशन जो आपकी आई उसमें रिटर्न रेट क्या क्या रहा, जो आपने वापस भेज दी, क्या वो सारी बिल्कुल रेलेवेंट एप्लीकेशंस थी, या उसमें से बहुत फालतू की एप्लीकेशंस थी जो आपको वापस भेजनी पड़ी। ये आपका किसकी इवैल्यूएशन है, एडवर्टीजमेंट मैसेज का इवैल्यूएशन है कि क्या आपने एडवर्टीजमेंट को सही से कंस्ट्रक्ट किया था या नहीं। नंबर ऑफ सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन, जो भी आपने पूल इकट्ठा किया उसमें से सिलेक्शन के लिए सूटेबल कैंडिडेट्स कितने थे। अगर एक बार सेलेक्ट कर लिया हमने कैंडिडेट्स को, तो वो रिटेंशन उनका हुआ भी या नहीं, या ऐसा हुआ कि कंपनी को ज्वाइन करते उन्होंने 3-4 महीने में छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉस्ट कितना आया रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे, टाइम कितना लगा, ये सब चीजें आपका इवेल्युएट करेंगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आई रियली होप आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। अब आपका फैक्टर्स सॉरी सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट रहता है रिक्रूटमेंट से, जो कि हम अपकमिंग वीडियो में कवर कर लेंगे। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल, दिस सीरीज, दिस human resource management series. So thank you for watching. Please like, share and subscribe.